दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी और जोरो यहाँ पे CP0 के साथ मिलके सेराफीम से फाइट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों केड यहाँ पे होशियार बन के सैंक्स लड़ाई करने गया था, जिसको सैंक्स बहुत ही आसानी से हरा देता है। वहीं गार्प यहाँ पे कोबी को बचाने के लिए हाचिनोजो आइलैंड में आ जाते हैं, जिनका सामना कुजान से हो रहा होता है। और विनर आइलैंड में त्रिफागर लॉ की यहाँ ब्लैक बियर्ड के हाथों काफी बुरी हार होती है, जिसके बाद बेपो जैसे तैसे करके उसको वहाँ से बचा के निकल जाता है। तो भाई हम देखते हैं कि एक अननोन आइलैंड में वाइस एडमिरल टी बोन कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जाते हैं, बट वहां पे उल्टा वो लोग उनका ही मर्डर कर देते हैं। और जब ये खबर न्यूज़पेपर में सेन गोकू और सुरू पढ़ते हैं तो भाई ये काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई जिन लोगों की जान बचाने की ड्यूटी यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, अब वही लोग क्रॉस गिल्ड की बाउंटी के चक्कर में इनकी ही जान के पीछे पड़ चुके हैं। दोस्तों इसी डिस्कशन के बीच में यहाँ पे कुछ देर बाद हिना आ जाती है, जिसको देख के सेंगोकू उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पे गार्प को देखा है क्या, क्योंकि मैं तो उसके लिए काफी स्वादिष्ट बिस्किट्स लेके आया हूँ। लेकिन हिना उसको बताती है कि गार्प तो भैया कोजाकू और कुछ और स्वॉर्ड मेंबर्स के साथ इस वक्त हाचिनोजो आइलैंड में कोबी को रेस्क्यू करने के लिए गया है। और ये सुन के सेंगोकू और सुरू दोनों ही शॉक में आ जाते हैं। दोस्तों चलते हैं हम लोग कराईबारी आइलैंड में, जहाँ बगी और उसकी क्रू की मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जिसने वाइस एडमिरल टी बोन की हत्या की थी। अब ये व्यक्ति अपने एक्शंस को लेके काफी ज्यादा गिल्ट में आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा करना तो नहीं था, बट क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब था तो उसे मजबूरन एक वाइस एडमिरल की पैसों के लिए हत्या करनी पड़ी। खैर बगी उसके पास आता है और उसको बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को बाउंटी का पूरा पैसा दूंगा, साथ ही साथ मैं तेरी सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी लेता हूँ, और अगर तू चाहे तो मेरे क्रू में भी शामिल हो सकता है। जिसके बाद भाई ये सभी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे बगी के क्रू का एक मेंबर आता है और उसको बोलता है कि साहब जी हमारी जो शिप है वो रेडी हो चुकी है, चलिए चल के उसको देख लीजिए। जिसके बाद बगी उसके साथ शिप देखने के लिए जाता है, बट जब वो बाहर पहुंच के अपनी शिप को देखता है तो वो देखता है कि क्रॉस गिल्ड की शिप में उसके साथियों ने भाई उसका ही एक बड़ा सा स्टैच्यू शिप के आगे लगा दिया है। जिसके बाद वहां पे मी हॉक और क्रोकोडाइल भी आते हैं और वो ये सब देख के काफी गुस्से में आ जाते हैं, और फिर वो बगी को कोपचे में ले जाके उसकी बहुत तेज बैंड बजाने लगते हैं। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल और मीहॉक ये डिस्कस करते हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्रॉस गिल्ड को एक मिलिट्री पावर कैसे बना सकते हैं, कि तभी बगी इनके बीच में बोलता है कि तुम लोग भी क्या ये बच्चों वाले सपने लेके बैठ गए हो, अगर तुम लोगों को मेरे को मारना है तो मुझे अभी ही मार दो, बट मैं तुम लोगों के इन छोटे मोटे काम में साथ नहीं देने वाला। दोस्तों मी हॉक और क्रोकोडाइल से बात करते हुए ही बगी उस दिन को याद करता है जिस दिन रोजर का एग्जीक्यूशन हुआ था, और रोजर के एग्जीक्यूशन के बाद बगी को पूरा विश्वास था कि सैंक्स उसके नक्शे कदम में चल के पायरेट किंग बनेगा और वन पीस को हासिल करेगा। लेकिन कुछ कारणवश सैंक्स ऐसा करने से मना कर देता है। भाई सैंक्स बगी को ये तो बोलता है कि वो पायरेट तो बनेगा और उसको अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए भी बोलता है, बट फिलहाल के लिए वन पीस को हासिल करने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब सुन के भाई बगी का काफी तेज दिमाग खराब हो जाता है, और वो पहले तो बोलता है सैंक्स को कि सुन अगर तेरे को वन पीस हासिल नहीं करना है ना तो मैं तेरे क्रू में ज्वाइन नहीं हो रहा। और भाई क्योंकि सैंक्स ने तो भाई वन पीस को हासिल ना करने का पूरा मन बना लिया था, तो बगी यहाँ पे गुस्से से उससे नाराज होके निकल जाता है। वापस से प्रेजेंट में आए तो बगी बताता है कि क्योंकि सैंक्स ने भी यहाँ पे वन पीस को खोजने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है, तो देर से ही सही बट अब वो और सैंक्स दोनों ही वन पीस को खोजने की रेस में एक साथ आ चुके हैं। और वो मी हॉक और क्रोकोडाइल को ये भी बोलता है कि भाई वो भी इस दुनिया की सारी वेल्थ फेम और पावर्स को हासिल करके किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है। अब बगी की भाई इतनी बड़ी स्पीच सुनने के बाद भी मी हॉक और क्रोकोडाइल को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उसको और ज्यादा मारने लगते हैं और वो इसको सीधा सीधा समझाते हैं कि भाई सुन तेरे इस वन पीस के चक्कर में हम लोग लूफी सैंक्स और ब्लैक बियर्ड की क्रू से फाइट नहीं लेना चाहते। लेकिन भाई बगी तो बगी है, वो वहीं पे पड़े हुए एक डैन मुशी से अपने सारे क्रू मेंबर्स को बोल देता है कि अब उनका मिशन यहाँ पे वन पीस को खोजने का है, जिसको सुन के उसके सारे क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दोस्तों कामाबाका किंगडम में यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स एक शिप को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसमें आगे चल के भाई साबो निकलता है, और ये देख के वो लोग काफी खुश और शौक में आ जाते हैं कि लुलुशिया किंगडम में हुए अटैक को साबो ने यहाँ पे सरवाइव कर लिया है और वो यहाँ पे उनके पास सुरक्षित आ चुका है। तो भाई साबो यहाँ पे उन सभी को बताता है कि उस अटैक के होने से पहले ही साबो लुलुशिया किंगडम के कुछ लोगों के साथ जो कि रेवोल्यूशनरी
रेवोल्यूशनरी आर्मी में शामिल होना चाहते थे उन सभी के साथ एक शिप में बैठ के वहाँ से निकल गया था। और उसने इन सभी को कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो ये सब करता तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर लेती। जिसके बाद साबो ड्रैगन और इवांकोव से मिलने के बाद उससे कुमा के बारे में पूछता है तो भाई उसको वो बताते हैं कि कुमा की जब रिपेयरिंग चल रही थी तभी वो अचानक से उठ के अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से गायब हो गया। और फिर यहाँ पे साबो मैरिजुआ में हुई सारी घटनाओं के बारे में ड्रैगन और इवांकोव को बताता है। तो यहाँ पे साबो सभी को बताता है कि उनके इस मिशन में 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला है दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिंबल को डिस्ट्रॉय करके उनके खिलाफ वॉर को डिक्लेयर करना। दूसरा है कुमा के साथ साथ वहां पे स्थित सभी स्लेव्स को रेस्क्यू करना। और तीसरा है मैरिजुआ की फूड स्टोरेज को डिस्ट्रॉय करना। और इस मिशन में उनके ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुके हैं। अब साबो के इस अचीवमेंट को सुनने के बाद ड्रैगन और इवांकोव दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ड्रैगन बताता है कि भाई साबो के इस इंसिडेंट के बाद 8 नेशंस ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी है और अब वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इवांकोव बताता है कि उन 8 नेशंस में से अब सिर्फ 7 ही बचे हैं क्योंकि लुलुशिया किंगडम भी उनमें से एक था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही साथ ड्रैगन ये भी बताता है कि किंग कोबरा एक बहुत ही अच्छा इंसान था जिसकी वो काफी रिस्पेक्ट भी करता था। और रेवरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद गवर्नमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट साबो बन चुका है और हो सकता है वो साबो के पीछे होली नाइट्स को भी भेज दें जिनका सामना साबो को करना पड़ेगा। जिसके बाद इवांकोव साबो को बोलती है कि देखो भाई हमको तो पूरा भरोसा है कि तुमने यहाँ पे कोबरा को नहीं मारा बट जो असली सच है वो हमको तुम्हारी जुबान से सुनना है। अब यहाँ पे साबो ड्रैगन और इवांकोव को रेवरी में हुए सारे कारनामों के बारे में बताता है जो कि हमारे रेवरी आर के इंसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो भाई साबो बताता है कि रेवरी के स्टार्ट होते ही यहाँ पे कारासू, मोरले और लिनबन ने एक साथ मिलकर सबसे पहले तो मैरिजुआ की फूड सप्लाई को डिस्ट्रॉय किया। जिसके बाद वो यहाँ पे मौजूद सभी स्लेव्स को फ्री करने में लग गए। अब यहाँ पे इनका सामना एडमिरल फूजितोरा और ryukyugu से भी होता है जिनसे ये सामना करते रहते हैं। वहीं मैरिजुआ की बिल्डिंग के अंदर साबो स्लेव कॉलर्स की हथकड़ियों की चाबी ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पे उसकी नजर कुमा पे पड़ती है जो कि सेंट चार्लोस के साथ उसका गुलाम बन के जा रहा था। हम यहाँ पे किंग कोबरा को भी देखते हैं जो कि अपने साथी चाका और पेल के साथ 5 एल्डर से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसमें कोबरा बताते हैं कि हो सकता है ये उनका आखिरी चांस है 5 एल्डर से मिलने का और इस चीज का इंतजार इन्होंने काफी सालों से किया था। खैर दोस्तों जो वीवी होती है वो दूसरी तरफ CP0 की प्रोटेक्शन में मौजूद थी बट कुछ कारणवश वो इनकी प्रोटेक्शन लेने से मना कर देती है क्योंकि भाई जब सीरा होशी को सेलेस्टियल ड्रैगन गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो ये CP0 के एजेंट चुपचाप वहाँ खड़े होके तमाशा देख रहे थे। वापस से कोबरा के पास चले तो भाई चाका और पेल को कोबरा के साथ अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। जिसके बाद किंग कोबरा वो दोनों को वीवी के पास जाके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं और खुद अकेले उस रूम के अंदर जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच दोस्तों साबो की यहाँ पे कुछ गार्ड से लड़ाई हो जाती है जिनसे वो स्लेव्स की हथकड़ियों की चाबी लेने के लिए आया था और इसके बाद उसकी मुलाकात यहाँ पे ज्वेलरी बोनी से भी होती है जिसको वो कुमा की बेटी के तौर पे जानता था। और क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे कुमा को रेस्क्यू करने के लिए आए थे तो ये दोनों यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं। जिसके बाद साबो यहाँ पे स्लेव्स की हथकड़ियों की चाबी करासू के एक क्रो को देता है और उसको साथ ही साथ एक मैसेज भी देने के लिए बोलता है कि वो सभी लोग यहाँ से उसके बिना ही रिट्रीट कर ले, वो बाद में उन सभी के पास सुरक्षित वापस आ जाएगा। जिसके बाद अपने तरफ गार्ड्स को आते देख ज्वेलरी बोनी और साबो दोनों ही छिप जाते हैं और यहाँ पे वो उन गार्ड्स को एक सीक्रेट चेंबर के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जिसमें वो लोग बात कर रहे थे कि जो भी उस चेंबर के अंदर जाता है वो कभी भी वहां से जिंदा लौट के नहीं आता। कुछ देर बाद ये दोनों कैसल के बाहर आते हैं जहां ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाने का फैसला करते हैं। जहां पे भाई ज्वेलरी बोनी को साबो एग हेड आइलैंड जाने का रास्ता बता देता है और वो खुद कामावाका आइलैंड की ओर निकलने का फैसला करता है। और जाने से पहले बोनी यहाँ पे साबो को कुमा को बचाने की जिम्मेदारी देते हुए जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पे उस सीक्रेट चेंबर के अंदर किंग कोबरा एंटर करता है और वो अपनी आंखों के सामने उस एम्प्टी थ्रोन और उसके सामने 20 नेशन के सरेंडर किए हुए वेपन्स को देखता है। जिसके बाद इसकी मुलाकात यहाँ पे 5 एल्डर्स यानी कि गोरोसाई से होती है। और भाई इनसे मिलने के बाद कोबरा सीधा इनसे सवाल करता है कि भाई देखो आज से 800 साल पहले दुनिया के 20 बड़े नेशंस ने एक साथ मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को फॉर्म किया, जिसके बाद उन 20 नेशंस की रॉयल फैमिलीज यहाँ मैरिजवा में आके शिफ्ट हो गई, जिसके बाद वो सभी सेलेस्टियल ड्रैगन बन गए और इन सभी 20 नेशंस की राजाओं ने अपने अपने वेपन्स को एक एम्प्टी थ्रोन के सामने सरेंडर किया, ये कसम खा के कि इस दुनिया में कोई भी एक सुप्रीम लीडर नहीं रहेगा और ये सभी 20 मोनार्क्स कहला के इस दुनिया में इक्वली राज करेंगे। जिसके बाद इन रॉयल फैमिलीज की जगह उनके राज्य में कुछ नई रॉयल फैमिलीज ने ले ली, जो कि तब से अभी तक राज कर रही हैं। इसी वजह से हमको दुनिया में कुछ नए किंगडम्स देखने को मिलते हैं जो कि 800 साल पहले नहीं हुआ करते थे। बट भाई एराबास्टा का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एराबास्टा की क्वीन लिली उन 20 मोनार्क्स में से एक तो थी, बट वो सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनी थी, बल्कि वो तो एराबास्टा वापस आ गई थी। इसी वजह से तब से लेके अभी तक एराबास्टा में नेफेतारी फैमिली का ही राज चल रहा है और इसी कारण से उस एम्प्टी थ्रोन के सामने 20 नहीं बल्कि सिर्फ 19 वेपन्स मौजूद हैं। बट दोस्तों मेन बात तो ये है कि जब यहाँ पे किंग कोबरा एराबास्टा में मौजूद वॉइड सेंचुरी के बाद की प्राचीन किताबों को पढ़ रहे थे तो उनमें से किसी में भी नेफेतारी लिली का जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि क्वीन लिली मैरिजवा से निकली तो थी, बट वो कभी भी एराबास्टा वापस नहीं आई और उनकी एब्सेंस में उनके छोटे भाई ने एराबास्टा की राज की कमान संभाल ली। अब भाई क्वीन लिली यहाँ पे गायब कहाँ हो गई, क्योंकि वो एराबास्टा तो पहुंची नहीं। इसी सवाल का जवाब कोबरा गोरोसाई से पूछता है कि भाई साहब आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन गोरोसाई कोबरा को बताते हैं कि भाई देख ये 800 साल पुरानी बात है, जिसके तो भाई आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी इस समय मौजूद नहीं है। अब भाई क्वीन नेफेतारी लिली सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों नहीं बनी और वो एराबास्टा क्यों नहीं पहुंची, इसके बारे में हमको तो कुछ नहीं पता। लेकिन फिर कोबरा उनसे पूछता है कि भाई अच्छा ये बताओ कि डी का मतलब क्या है, जिसके बारे में उसने 800 साल पुराने एक लेटर में पढ़ा था जो कि क्वीन लिली ने लिखा था और ये लेटर जनरेशन टू जनरेशन उसकी फैमिली में पास किया जाता है। वहीं पे सेंट चार्लोस एक बार फिर से शेरा हुसी को कैप्चर करने के लिए जाता है, बट इस बार कुमा की मदद से, जिसके बाद उसकी जान बचाने के लिए उसके भाई लोग वहां पे आ जाते हैं। बट दोस्तों कुमा यहाँ पे अपनी लेजर से उन पे अटैक करके उनको काफी दूर कर देता है और फिर यहाँ पे सेंट म्यूसगार्ड आके उनको समझाता है कि भाई देखो चार्लोस एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और अगर तुम लोगों ने उस पे अटैक किया तो तुम लोगों का जो किंगडम है ना वो काफी बड़े खतरे में आ सकता है। दोस्तों वहीं पे शेरा हुसी की चीखों को सुन के साई और लियो वहां पे आते हैं और क्योंकि ये लोग तो भाई किसी भी किंगडम के साथ एफिलिएटेड नहीं थे तो ये यहाँ पे इसका फायदा उठा के सेंट चार्लोस के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करते हैं, जिससे वो पूरा पिचक जाता है और यहाँ पे उसकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो जाती है। अब ये सब देख के कुमा उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरले कुमा को पकड़ के जमीन के अंदर निकल जाता है। वहीं करासू को साबो की भेजी हुई स्लेव्स की हथकड़ियों की चाबी मिल जाती है, जिनको लेके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। किंग कोबरा एक बार फिर से गोरोसाई से डी का मतलब पूछते हैं, लेकिन गोरोसाई उसको बताते हैं कि भाई देख हम लोगों को कुछ नहीं पता, तू अब चुपचाप यहाँ से निकल। लेकिन तभी वहाँ पे ईमू समा एक सरप्राइज एंट्रेंस लेके वहाँ पे आ जाते हैं, जिनको देख के गोरोसाई के साथ साथ किंग कोबरा भी काफी शॉक हो जाता है और फिर ईमू समा सीधे जाके उस एम्प्टी थ्रोन में बैठ जाते हैं और ये सब देख के किंग कोबरा की आंख यहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों ईमू का नाम सुन के यहाँ पे कोबरा रिकॉग्नाइज करता है कि उसने ईमू नाम पहले भी कहीं ना कहीं सुना है, जो कि फर्स्ट 20 मोनार्क्स में से एक थे। लेकिन ईमू कोबरा को बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि तू कुछ भी बड़बड़ाता रहे, मैं तेरे किसी भी सवाल का आंसर नहीं देने वाला, मैं तेरे को सिर्फ यहाँ 2 चीजें बताऊंगा और तेरे से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। जिसके बाद ईमू कोबरा को बताते हैं कि तूने डी का मतलब पूछा था ना, तो भाई डी उन लोगों की विल को कैरी करता है जिन्होंने हमको 800 साल पहले अपोज किया था और आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में डी है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका असली मतलब नहीं जानता। वो ये भी बताता है कि आज से 800 साल पहले क्वीन लिली ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर करके इस दुनिया के चारों तरफ पोनीग्लिफ्स और रोड पोनीग्लिफ्स को फैला दिया, जिसको ओहारा के लोग पढ़ रहे थे और काफी सारे पायरेट्स भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिसने ही आज के जमाने के पायरेट एरा को जन्म दिया है। हम देखते हैं कि दोस्तों गोरोसाई यहाँ पे अचानक से अपने अपने हथियार निकाल के किंग कोबरा के ऊपर दाग देते हैं, जिसके बाद ईमू कोबरा से सवाल करता है कि जो लेटर तेरे को विरासत में मिला है उस लेटर को लिखने वाले
का पूरा नाम क्या था। यहाँ पे कोबरा उससे बोलता है कि अगर वो इसका जवाब दे देगा तो क्या उसे इस कमरे से जिंदा बाहर निकलने मिलेगा। लेकिन गोरोसाई कोबरा को बताते हैं कि भाई तेरी तो मौत उसी समय डिसाइड हो गई थी जिस वक्त तूने इस कमरे के अंदर अपना पहला कदम रखा था। और फिर कोबरा बताता है कि भाई जो लेटर उसकी फैमिली में पास डाउन किया जा रहा था उसको लिखने वाले का पूरा नाम था नेफेतारी डी लिली। और इस नाम में डी सुनने के बाद ईमो यहाँ पे अपने काफी मिस्टीरियस अटैक से कोबरा को वहीं पे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद साबो जो कि इस पूरे इंसिडेंट को छुप के देख रहा था वो वहाँ पे आता है कोबरा को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो अपने डेविल फ्रूट की फायर से ईमो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ईमो उस पूरी आग को अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दोस्तों घायल पड़े कोबरा और साबो की इमेज को यहाँ पे एक डेन मुशी सीक्रेटली कैप्चर कर लेता है। दोस्तों हम देखते हैं कि ईमो और सभी गोरोसाई अपने अपने डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद साबो यहाँ पे कोबरा को उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कोबरा यहाँ पे साबो को पहचान जाते हैं कि वो लूफी के भाई हैं। साबो उनसे पूछता है कि तुम लूफी को कैसे जानते हो, तो कोबरा बताते हैं कि लूफी ने एराबास्टा में उसकी और उसके किंगडम की जान बचाई थी। जिसके बाद कोबरा साबो को लूफी और बीवी को एक मैसेज पास करने के लिए बोलता है कि उनको जाके बताना कि हम लोग सेम नेम डी को कैरी करते हैं। और भाई डी नाम सुन के साबो बचपन के दिन याद करता है जहां वो लूफी और एस से डिस्कस कर रहा था इसी चीज के बारे में कि डी का मतलब क्या है। और उसको ये भी याद आता है कि एस के नाम में भी डी मौजूद था। दोस्तों यहाँ पे ईमो अपने काफी ताकतवर डेडली अटैक से साबो और कोबरा को एक साथ ही वहां पे घायल कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे कोबरा जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हैं। गोरोसाई और ईमो को रोकते हुए साबो को वहां से भागने का मौका देते हैं ताकि वो उसके मैसेज को वीवी और लूफी तक पहुंचा दे। और अपने आखिरी समय में कोबरा उस लेटर में लिखी हुई आखिरी लाइंस को दोहराते हैं जिसमें नेफेतारी डी लिली ने लिखा हुआ था कि भाई ये जो पोनीग्लिफ्स हैं वो इस दुनिया में एक नया सवेरा लेके आएंगे। जिसके बाद दोस्तों साबो तो वहां से निकल जाता है लेकिन किंग कोबरा का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। अब दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को दीवार में मौजूद एक छोटे से छेद से वॉफल देख लेता है। जिसके बाद तो भाई उसकी इतनी गंदी फटती है ना कि वो तो बस यहाँ से अपनी जान बचा के अपनी डेविल फ्रूट की पावर से दीवारों को चीरता हुआ वहाँ से भागने की बस कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं कि कोबरा और वॉफल के बिना ही रेवरी वापस से स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ राजा ये बात कर रहे थे कि भाई देखो कोबरा का तो बस एक ही था कि भाई वॉल लॉर्ड के सिस्टम को खत्म करना है, जो कि उसने कर दिया और अब वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे किंग रिकू और किंग नेपच्यून को ये थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि भाई दाल में कुछ तो काला है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वीवी को CP0 के एजेंट बंदी बना के रखे थे, जिसपे वीवी गुस्से में उनसे बोलती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको जानना है कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। तो वो लोग उसको बताते हैं कि भाई साई और लियो ने यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन का मर्डर कर दिया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो लोग स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट्स का हिस्सा हैं। साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी ने यहाँ पे काफी ज्यादा स्लेव्स को फ्री कर दिया है, जिसमें एडमिरल फूजितोरा भी उनका साथ देता है। जिसके बाद फूजितोरा और रिक्यू की यहाँ पे फाइट हो जाती है। वीवी उनसे सेरा होशी के बारे में भी पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि सेरा होशी इस वक्त ठीक है और उसे भाई बाकी सबकी चिंता छोड़ के अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि काफी जल्दी वो यहाँ से गायब होने वाली है। दोस्तों वीवी यहाँ से भागने का प्लान अपने दिमाग में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे वॉफल दीवार को चीरता हुआ घुस आता है और इस पूरे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वीवी चुपके से उसके मुंह के अंदर घुस के वहाँ से निकल आती है। और जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तो कैसल के बाहर वॉफल की पत्नी वीवी को वॉफल के साथ देख के काफी शौक में आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसका पति उस पे चीट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे रेवरी इवेंट खत्म हो जाता है और चाका, पेल और ईगराम काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके राजा कोबरा और प्रिंसेस वीवी गायब हो चुके हैं। वो इस बात से अनजान रहते हैं कि भाई कोबरा की तो यहाँ पे हत्या हो चुकी है और प्रिंस वीवी वॉफल के साथ इस आइलैंड से निकलने के लिए एक शिप में जाके बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ साबो और बोनी भी यहाँ से निकलने के लिए एक एक शिप को पकड़ लेते हैं। वहीं पे वॉफल मॉर्गन को कांटेक्ट करके बोलता है कि भाई मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए और अगर तू हम लोगों की हेल्प करेगा तो मैं तेरे को अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा। जिसको सुन के मॉर्गन काफी एक्साइट हो जाता है। वहीं वीवी वॉफल से पूछती है कि भाई तूने ऐसा क्या देख
लिया, लेकिन भाई वॉफल तो भाई इतना ज्यादा डरा था कि वो वीवी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। और इसी तरह से वीवी और वॉफल यहाँ पे मॉर्गन की शिप में आ जाते हैं, जहाँ पे वॉफल मॉर्गन को कोबरा की डेथ की खबर देता है, बट मॉर्गन यहाँ पे कोबरा की डेथ का इल्जाम साबो पे लगा के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता है। दोस्तों सभी गोरोसाई यहाँ पे साबो को लेके काफी सीरियस हो जाते हैं और उसके ही बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी ईमू का उनके पास कॉल आता है और वो बोलता है कि वो तुरंत वेगापंक के बनाए गए नए एनर्जी सोर्स मदर फ्लेम्स को टेस्ट करना चाहता है और उससे वो नजदीक के ही आइलैंड लुलुशिया पे हमला करने वाला है। साथ ही साथ वो वीवी को तुरंत रिट्रीव करने का ऑर्डर भी देता है। वहीं वॉरलॉर्ड के सिस्टम के कम्प्लीटली खत्म होने के बाद दुनिया के काफी सारे नेशंस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिनको शांत कराने के लिए गवर्नमेंट गेको मोरिया, डोफ्लामिंगो और क्रोकोडाइल के सेराफिम्स को वहां पे भेजते हैं और इसी के साथ साबो यहाँ पे अपनी रेवरी आर्क की स्टोरी को समाप्त करता है। साबो ये भी बताता है कि जब वो रेवरी से लुलुशिया किंगडम की शिप में सवार होके उनके आइलैंड पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने उनके राजा को पकड़ के वहीं पे बंदी बना लिया और जब उनको ये पता चला कि साबो ने यहाँ पे किंग कोबरा का मर्डर किया है तो वो लोग उसको एज अ हीरो ट्रीट करने लगे। बट साबो यहाँ पे इन सभी को सच बताने वाला था, बट क्योंकि दोस्तों इस छोटे से झूठ की वजह से इन सभी लोगों के अंदर रेवोल्यूशन की एक आग जग चुकी थी और ये सभी लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा भी बन चुके थे। तो साबो यहाँ पे अपना मुंह बंद ही रखता है और इन सभी लोगों के साथ उनकी शिप में सवार होके कामाबाग का आइलैंड आ जाता है और लुलुशिया किंगडम से निकलने से पहले उसने ड्रैगन को कांटेक्ट किया था, जिसको मरीन्स ट्रेस कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि साबो इस वक्त लुलुशिया किंगडम में ही मौजूद है। जिसके बाद साबो अपनी आंखों के सामने लुलुशिया किंगडम को तबाह होते हुए देखता है, लेकिन वो वहां से काफी सारे लोगों को सुरक्षित बचा लेता है। दोस्तों ईमू का नाम सुन के इवांका बताता है कि उसने ये नाम पहले भी सुना है, जो कि नेरोना डायनेस्टी से आता था और ये उन 20 नेशंस में से एक था जिन्होंने आज से 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया था और हो ना हो ये वही इंसान है जो कि 800 साल पहले मौजूद था, जिसने किसी तरीके से अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने का तरीका पा लिया है और जिस वेपन से यहाँ पे लुलुशिया किंगडम का सत्यानाश हुआ है वो जरूर वेगापंक ने ही इन्वेंट किया होगा। लेकिन ड्रैगन बताता है कि जहाँ तक उसको लगता है कि वेगापंक ऐसा खतरनाक हथियार नहीं बना सकता, तो उन लोगों ने जरूर किसी एंशिएंट वेपन का यूज किया होगा जिसके बारे में उन्होंने रॉबिन से सुना था। दोस्तों मैरी जॉस की फूड स्टोरेज डिस्ट्रॉय होने के बाद इन सभी के यहाँ पे खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेंट म्यूजगार्ड को सेरा होसी की मदद करने और चार्लोस पे अटैक करने वालों का साथ देने के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है और ये फैसला करने वाले हैं हमारे सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, जो कि हमारे आगे की आने वाली स्टोरी के एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाले हैं। दोस्तों मरीन के जीवन बेस में हम लोग फुल बॉडी और जेंगो को कुछ खराब हालत में पड़ी हुई मरीन्स की शिप के साथ देखते हैं, जिसको देख के वो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इन शिप की हालत इतनी बुरी किसने की। कि तभी वहाँ पे ब्रेन्यू आता है और वो ये दोनों को बताता है कि तुम लोग जिन शिप को देख रहे हो वो दरअसल पंचिंग बैग्स हैं, जिनको वाइस एडमिरल गार्ब काफी सालों से अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। जिसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि ये दूसरी शिप किसकी है, तो वो बताता है कि दूसरी शिप गार्ब के फॉर्मर स्टूडेंट और नेवी के एक्स एडमिरल कुजान की है, जो कि गार्ब के साथ ही ट्रेनिंग करता था। साथ ही साथ गार्ब ने इस ट्रेनिंग के लिए एक सख्त नियम बनाया था कि इस पंचिंग ट्रेनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के डेविल फ्रूट की पावर या फिर हाकी का यूज नहीं करना है, क्योंकि गार्ब हमेशा से यही मानता था कि रॉ स्ट्रेंथ को हमेशा मेहनत करके ही हासिल करना चाहिए। दोस्तों वापस से चले हम लोग हाचिनोसो आइलैंड में, तो यहाँ पे सांजुन बुल की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने मरीन्स को देख के उन पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वहाँ पे गार्ब आसमान में जाके उसको अपने एक जोरदार पंच से काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद वास्को शॉर्ट गार्ब के ऊपर फायर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ब उसके ही क्रू के 2 बंदों को उठा के उससे अपने आप को डिफेंड कर लेता है। जिसके बाद कोजाकू गार्ब को इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने यहाँ पे सारे प्रिजनर्स को शिप में बैठा के रेस्क्यू कर लिया है और वो लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। तो फिर गार्ब यहाँ पे कोबी, हेल्मे को और प्रिंस गुरूज को तुरंत रिट्रीट होने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुजान की वापस से एंट्री होती है और वो गार्ब से कहता है कि वो यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे कोबी को एक लड़की की मदद की पुकार सुनाई देती है और उसको ये लगता है कि हो सकता है कि एक हॉस्टेज पीछे रह गया है, तो वो उसको बचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन प्रिंस उसको चिल्ला के बोलता है कि कोबी वहाँ पे मत जा, वो एक ट्रैप है। और वो लड़की आगे चल के एक फीमेल पायरेट ही निकलती है
और इस चीज का फायदा उठा के शिर्यू इनविजिबल होके कोबी पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्प एंड टाइम पे आके कोबी को साइड में ढकेल के शिर्यू के हमले को खुद पे ही ले लेता है। खैर दोस्तों, यहाँ पे गार्प शिर्यू को एक पंच मार के जमीन के अंदर ही धसा देता है, लेकिन भाई इस हमले के बाद गार्प काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसको देख के वहाँ मौजूद सभी पायरेट्स गार्प पे अटैक करने के लिए आते हैं। और क्योंकि गार्प की क्रॉस गिल्ड बाउंटी में 3 स्टार्स थे, तो वो यहाँ पे इन सभी का सबसे बड़ा टारगेट भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों फिर कुजान की यहाँ पे फिर से एंट्री होती है और वो सभी पायरेट्स को वहाँ पे जमा के गार्प से खुद लड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि अगर गार्प के हाथ पैर बांध भी दिए जाए ना, तो भी तुम में से कोई भी उसको यहाँ पे हरा नहीं सकता। जिसके बाद कुजान गार्प पे अटैक करने के लिए जाता है और इसी बीच उसको अपने और गार्प की ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं। तो सालों पहले दोस्तों कुजान गार्प के पास आता है और बोलता है कि सर मुझे आपके साथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन गार्प उसको भगा देता है और उसको बोलता है कि जाके मरीन इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग कर। लेकिन कुजान उसको बताता है कि मरीन इंस्ट्रक्टर से उसको जितना सीखना था उतना उसने सीख लिया और अब वो अपनी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता है। जिसके बाद गार्प उसको मरीन शिप के पंचिंग बैग्स में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके कुजान की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। दोस्तों धीरे धीरे करके ये स्टूडेंट और टीचर से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिसमें गार्प कुजान से अपने फैमिली के इश्यूज भी बताना चालू कर देता है। जैसे कि भाई वो परेशान था कि उसका बेटा एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर बन चुका है, साथ ही साथ आगे चल के उसका पोता एक पायरेट भी बन चुका है। खैर दोस्तों कुजान तो आगे चल के एडमिरल बन जाता है और काफी बिजी रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी गार्प कभी भी उसके पास चाय नाश्ता और टाइम पास करने के लिए आता रहता है। वापस से प्रेजेंट में आए तो ये दोनों स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को अपने अपने पावरफुल पंच से नॉकआउट कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों एवलो पिजारू अपने डेविल फ्रूट की पावर से पूरे आइलैंड को ही कंट्रोल करते हुए एक जाइंट हैंड से शिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोबी उसको यहाँ पे रोकने के लिए बोलता है। जिसके बाद गार्प कोबी को बोलता है कि बेटा कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना, आखिर में जीत हमेशा न्याय की ही होती है। तो दोस्तों प्रेजेंट डे से 3 हफ्ते पहले हम लोग देखते हैं कि अमेज़न लिली में रेले के वॉर्न करने के बाद ब्लैकबियर्ड वहां से जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन इसी बीच वो अपने साथ वहां पे मौजूद काफी सारे नेवी ऑफिसर्स को बंदी बना के पायरेट आइलैंड ले जाने का फैसला करता है। और क्योंकि ब्लैकबियर्ड एक एम्परर था, तो बिना हायर अप्स की इजाजत से ये लोग यहाँ पे उसका सामना नहीं कर सकते थे। जिसके बाद कोबी, जिसको ये सब चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी और क्योंकि वो सॉर्ट का मेंबर था, तो उसको तो किसी हायर अप्स की इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं है। वो सीधा ब्लैकबियर्ड के पास जाके उससे एक डील करने का सुझाव देता है कि वो यहाँ से सभी नेवी ऑफिसर्स को सुरक्षित जाने देगा, बदले में वो उसको यहाँ से अपने साथ पायरेट आइलैंड ले जा सकता है। और दोस्तों इसी इंसिडेंट के बाद कोबी यहाँ पे हाचिनोसो आइलैंड में आ गया था। इसी बीच दोस्तों कोबी अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करता है, जिसमें एक दिन उनकी क्लास में गार्प लेक्चर देने के लिए आए थे। और यहाँ पे गार्प उन सभी से एक सवाल करता है कि सोचो भाई, अगर तुम लोग एक जानवरों से भरे आइलैंड में एक बूढ़े इंसान और छोटे बच्चे के साथ फंस जाओ, तो तुम उनमें से किसको बचाओगे? तुम्हारे पास एक बोट है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं। तो कोबी यहाँ पे जवाब देता है कि वो उस बूढ़े इंसान और छोटे बच्चे को बोट दे देगा और खुद उस आइलैंड में रुक जाएगा। लेकिन गार्प इस जवाब को गलत बताता है और उसको बोलता है कि तुम्हें उस बूढ़े इंसान को वहीं मरने देना चाहिए और उस बच्चे को लेके वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों आने वाले कल का भविष्य हो। दोस्तों वापस से हम प्रेजेंट में आए तो यहाँ पे पिजारो अपने जाइंट हैंड से शिप को तबाह करने ही वाला होता है कि ये सब देख के शिप पे मौजूद सारे मरीज काफी ज्यादा डर के माहौल में आ जाते हैं। कोबी यहाँ पे गार्प से पूछता है कि हमको क्या करना चाहिए। जिसके बाद गार्प इन तीनों को अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट करेगा, जिसके बाद हेलमेको को प्रिंस और कोबी को कवर देना है और कोबी यहाँ पे जाके पिजारो के हैंड को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद जो भी मलबा होगा उस सभी से प्रिंस सभी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद कोबी, प्रिंस और हेलमेको अपने प्लान को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच प्रिंस कोबी से पूछता है कि भाई तेरे पास कोई बॉम्ब वगैरह है क्या, जिससे तू हैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला है? तभी वहां पे इन दोनों के ऊपर कुछ कैनन बॉल से हमला होता है, जिससे हेलमेको इन दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि कुजान वापस से खड़ा हो चुका है, लेकिन हमारे गार्प दद्दू भी यहाँ पे
खड़े हो गए हैं और वो कुजान को एक पंच मार के साइड कर देते हैं, जिसके बाद वो सीधा आसमान में जाके यहाँ आइलैंड के स्कल रॉक पे निशाना लगा के अपने पावरफुल अटैक गैलेक्सी डिवाइड से हमला करते हैं। और क्योंकि भाई ये आइलैंड और पिजारो दोनों ही सिंक होते हैं, तो इस हमले के इम्पैक्ट से पिजारो भी यहाँ पे घायल हो जाता है। वहीं पे प्रिंस फिर से कोबी से पूछता है कि भाई तू आखिर इस हैंड को डिस्ट्रॉय कैसे करने वाला है, तू आखिर करना क्या चाहता है। जिसके जवाब पे कोबी उसको बोलता है कि वो यहाँ पे सिर्फ गार्प की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता है। वहीं गार्प कोबी की ट्रेनिंग के दिनों को याद करता है, जब वो एक दिन हेलमेको से पूछता है कि कोबी के हाथों पे आखिर चोट के निशान कहां से आ रहे हैं, तो हेलमेको उसको बताता है कि कोबी इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी खुद को काफी कमजोर महसूस करता है, इसलिए वो डेली मरीन शिप में पंचिंग करके खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ा के और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों वापस से प्रेजेंट टाइम पे आए तो यहाँ पे कोबी आसमान में जाके अपने पावरफुल अटैक ऑनेस्टी इम्पैक्ट से पिजारो के हैंड पे हमला करके उसके वहीं पे टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से पिजारो की रियल बॉडी भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और ये सब देख के यहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी शौक में आ जाते हैं। कोबी को गिरने से यहाँ पे हेलमे को बचा लेता है, वहीं पे सारे मलबे को प्रिंस अपने डेविल फ्रूट की पावर से इकट्ठा करके शिप में गिरने से रोक देता है। जिसके बाद ये तीनों शिप में आ जाते हैं और तशी गार्प को उनके साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन गार्प उन सभी को यहाँ से रिट्रीट करने के लिए बोलता है, यह कह के कि वो किसी तरीके से इस आइलैंड से सुरक्षित वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि गार्प को यहाँ पे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सदस्य चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुजान उसको पूरी तरीके से बर्फ में जमा देता है। अपने आखिरी शब्दों में गार्प सभी से बोलता है कि ये बात कभी मत भूलना कि तुम सभी लोग नेवी का फ्यूचर हो। दोस्तों अगले दिन न्यूज़पेपर में कोबी के सुरक्षित वापस आने की और गार्प की मिसिंग होने की खबर छपी होती है और इसी के साथ पूरी दुनिया का फोकस अब सिर्फ एग हेड आइलैंड की ओर चला जाता है, जहां पे एम्परर स्ट्रॉ हेड लूफी का सामना नेवी की एक काफी विशाल फ्लीट से होने वाला है। और आगे की स्टोरी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अब तुम लोगों का इस वीडियो में से फेवरेट पार्ट कौन सा था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई ये दोनों चीजें फटाफट से हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वन पीस के जो नए एपिसोड्स आए हैं उनकी स्टोरी को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।